नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज मैं डिबेट का विषय बताऊं और उस पर चर्चा करूं, उसके पहले एक वायरल वीडियो आप जरूर देखिए और उसके बाद हम अन्य मुद्दों पर बात करते हैं। तो देखा आप सबने कैसे दो साधुओं और एक ड्राइवर को पीट पीट कर मार दिया गया। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक गांव में जूना अखाड़े के दो साधुओं समेत 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या किए जाने की वारदात पर राजनीति तेज हो गई है। साधुओं की हत्या को लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद ठाकरे और आदित्य ठाकरे का बयान आया और उसके कई हिंदू धर्म गुरुओं ने सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों और 110 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से 101 लोगों को 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और 9 नाबालिगों को एक जुवेनाइल यानी किशोर आश्रय गृह में भेज दिया गया है। जबकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और चेतावनी दी है कि अगर हत्यारों के शीघ्र गिरफ्तारी नहीं की गई तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जूना अखाड़े के 2 साधु अपने ड्राइवर के साथ मुंबई से अपने साथी के अंतिम संस्कार के लिए सूरत जा रहे थे। तभी पालघर के एक गांव में गांव वालों ने उन्हें चोर समझकर पीट पीट कर मार डाला। दोनों साधुओं को उनका अंतिम संस्कार करना था। जब इनकी गाड़ी महाराष्ट्र के गुजरात बॉर्डर पर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोककर वापस भेज दिया। इसके बाद तीनों ने अंदरूनी जंगल वाले रास्ते से होकर आगे बढ़ना तय किया। इसी बीच पालघर जिले के कई गांवों में एक अफवाह फैली कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर अपराधी तत्व बेखौफ होकर चोरी को अंजाम देने वाले हैं और दे रहे हैं। लोगों का अपहरण कर उनकी किडनी निकाल सकते हैं और निकाल रहे हैं। इस अफवाह के चलते गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे इनकी गाड़ी देख इन पर हमला कर दिया और गाड़ी को पलट दिया। पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर इन तीनों को अपनी गाड़ी में बैठाया, लेकिन गांव वालों की भारी भीड़ के सामने पुलिसकर्मियों की संख्या काफी कम थी, इसलिए तीनों घायलों को छोड़कर पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने इन्हें पीट पीट करके मार डाला। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस की प्रतिक्रिया पहले सुनिए और फडणवीस के बयान पर क्या बोले उद्धव ठाकरे वो भी सुनिए। पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए? इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं।
जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन, जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया। दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है, और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत। 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है, और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था, और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। जो भी हो, घटना बहुत ही हृदय विदारक है, क्योंकि सरेआम कई लोग मिलकर एक अधेड़ साधु और एक कुछ कम उम्र के एक साधु को और उसके सहयोगी ड्राइवर को पीट पीट कर मार डालते हैं। फिर कहता हूं, घटना बहुत ही हृदय विदारक है, लेकिन इस पर जो राजनीति हुई वो संदेह के घेरे में है। और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री और दूसरा वर्तमान मुख्यमंत्री, दोनों के बयान भी आप सुन रहे हैं, और दोनों के बयानों में एक तरफ राजनीति की जा रही है और एक तरफ की जाने वाली राजनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वस्तुतः राजनीति की ये जो धारा बह रही है, इसी पर हमारा ये पूरा डिबेट आधारित होगा कि वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे वारदात के पीछे मंशा क्या थी, घटनाक्रम क्या था, और उस पर जो राजनीति हो रही है उसके मायने क्या है। इस पूरे बातचीत में हमारे साथ अमरजीत मिश्रा, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है। लगता है कि वो अभी जुड़ नहीं पाए हैं। अशोक शाह, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत अशोक। विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत। समी अघाई, अध्यक्ष मुस्लिम विकास परिषद, हमारे साथ जुड़े। स्वागत समी जी। सुधा भारद्वाज, चेयरमैन मां कालका धर्माज ट्रस्ट, दिल्ली, स्वागत सुधा। और सैयद असीम बकार, नेता AIMIM, आप भी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी जुड़ नहीं पाए हैं, थोड़ी देर में आप सभी दो जुड़ जाएंगे, लेकिन हम शुरुआत सबसे पहले अशोक से करते हैं। अशोक, जो वारदात हुई, जो घटनाक्रम चला, और उसके बाद जो ये राजनीति, एक पूर्व मुख्यमंत्री और उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री के जो बाइट्स, आपने उनके जो बातें देखी बाइट्स में, उससे साफ नजर आ रहा है कि कोई घेर रहा है, और घेर जाने के बाद कोई उस पर सही दे करके उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है। वास्तव में इन दोनों के बीच का सच है क्या, जो कम से कम जनसत्य के माध्यम से भारत और दुनिया तक जाए? देखिए, अगर हम इस घटना की बात करें तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम, क्योंकि ये जो है, जब लंका में रावण राज था, तब ऐसे लोगों पर इस तरीके से हमले होते थे। आज जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इसकी चौतरफा हो रही, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी, इसकी निंदा ही कर रहा है। लेकिन अगर उस गांव के इतिहास के बारे में बात करें तो ये पहली घटना नहीं है उस गांव के लिए, क्योंकि ऐसे 3 घटनाएं जो है हो चुकी हैं उस गांव के करीब, कि जब लोग जाए और उनको मॉब लिंचिंग की तरह मार दिया जाता है। हालांकि इसमें जो है, जैसा कि उद्धव साहब ने कहा कि इसको सांप्रदायिक रंग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है, एक भी हिंदू परिवार नहीं है। जो वहां से जो रीजनल लेवल के लोग हैं पत्रकार, उस गांव में एक भी हिंदू परिवार नहीं है। अब ये है कि मुस्लिम परिवार रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर कुछ बांग्लादेशी हैं जिनको यानी ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि वहां पर वो आदिवासी, वहां पर
लोग भुखमरी की कगार पर रहते हैं, एकदम गरीब बस्ती टाइप का इलाका है। और वहां पर जो बांग्लादेशी हैं वो वहां जाते हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी उनको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करती है क्रिश्चियन में। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है, लेकिन बांग्लादेशी भी वहां रहते हैं। इसके पहले हम बात करें तो कुछ दिन पहले जो है वहां पर ऐसी खबर मिली और एडिशनल एसपी वहां पर विजिट करने की कोशिश की थी, तो गांव वहां पर हमला कर दिया था। उनको किसी तरीके से अपनी जान बचा करके वहां से आ रही थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस गांव को न्यूट्रलाइज किया जाए। हाँ, नक्सली जिस तरीके से हथियार लेके उनके ऊपर टूट पड़े थे, ये नक्सलाइट तो इस गांव में नहीं रहते हैं। हालांकि इस मामले को गंभीरता से पुलिस उतना नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। अब रही बात ये घटना 14 तारीख की। 14 तारीख की घटना में पुलिस ने बहुत बड़ी लापरवाही की है। अशोक की आवाज में कुछ तकनीकी खामी आ रही है, वो ठीक हो जाएगा, वो तुरंत फिर जुड़ेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण बात अशोक ने कही है कि मॉब लिंचिंग और उसके साथ एक और मुद्दा कन्वर्जन, क्योंकि वहां पर एसटी के लोग रहते थे और बांग्लादेशी मुस्लिम्स की भी संख्या रही है। और चूंकि अशोक जी अनुभवी रिपोर्टर रहे हैं, इसलिए उनकी जानकारी पर संदेह नहीं किया जा सकता। और इस सृजन में कहीं ना कहीं क्रिश्चियन बनाया जा रहा था लोगों को, उनकी संख्या ज्यादा थी। और इस क्रिया प्रतिक्रिया या मॉब लिंचिंग में क्या भूमिका है, यह स्पष्ट कहा जाना चाहिए। लेकिन पुलिस की भूमिका पर सवाल तो उठ रहे हैं, सब उठा रहे हैं, जिसकी चर्चा अशोक कर रहे हैं। शमी अघाई जी, जब तक वकार साहब जुड़े और अमर मिश्रा जी जुड़े, वास्तव में उद्धव साहब ने यह कहा कि इसको सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाए। उद्धव साहब के मुंह से अगर यह बात निकल रही है तो उसके मायने हैं, क्योंकि वो साहब ठाकरे के लड़के हैं जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो कम से कम मानना चाहिए कि इसको सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। बावजूद के पिछले 18 घंटे में चर्चा ही सांप्रदायिक मुद्दे पर हो रही है, इसके कारण क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं विक्रम जी इस ना की कड़े शब्दों में जो है भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मानवता पे कलंक है जिन लोगों ने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। ये वना हरकत है, कायरतापूर्ण हरकत है कि दो जो अमानत थे, जो किसी एक मुर्दमी में जा रहे थे और जिस प्रकार से उनके साथ वो अंजाम दिया गया, निश्चित तौर पर इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी। लेकिन मैं अभी अशोक जी कह रहे थे कि वहां कन्वर्जन का भी मामला है, कुछ बातें हैं। मुझे दुख होता है इस बात से कि हम ऐसी घटनाओं में भी सांभते हैं। एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। स्थिति कोई पत्रकार बता रहा है तो कम से कम ये तो स्वीकार करिए सर। नहीं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने स्वयं मुख से कह रहे हैं कि इस तरह की कोई रोल नहीं दिखाई देता है। बाला साहब जी के पुत्र हैं। उसके पश्चात में आता है कि वहां बांग्लादेशी है, वहां कन्वर्जन की वजह से जो घटना घटी, तो हमें दुख होता है इस बात से कि हम इस तरह को कन्वर्जन भी आप सुनिए, बांग्लादेश रहते हैं और जो कन्वर्जन हो रहा है वो ईसाई धर्म के लोग करा रहे हैं। इस पहले बात को आप बोलिएगा भाई साहब जी। मेरा कहना ये जो है वो आदिवासी बाहुल इलाका है और वहां बांग्लादेशी मालूम में आज तक वहां कभी गया नहीं। लेकिन अगर वहां बांग्लादेशी रहते हैं, ये लोग रहते हैं, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है तो सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई नहीं हो अघाई साहब वो इस पर यही तो बात है। तो उसमें सांप्रदायिक रूप कहां देखा गया? ये समस्या है। पुलिस के टैकल करने का एक बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से भीड़ वाले उसको टैकल कर रहे थे। सवाल तो ये है सांप्रदायिक रूप अभी हम लोग सांप्रदायिक रूप दे देते हैं, इसलिए ऐसे पत्रकार ऐसे एंकर सवाल करते रहे और नहीं रहा हूं कि सांप्रदायिक रूप है इसका। मैं कहना चाह देश में इस प्रकार की पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं और एक परसेप्शन यही कि चोरी हो रही थे, बच्चे चोरी हो रहे थे, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले ये क्रिएट किया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि वो लोग हैं जो इस तरह की अफवाह पैदा करते हैं, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, सांप्रदायिकता का रूप तो जरूर दे दिया जाता है कि साहब ये फला धर्म के थे, ये फला समाज, लेकिन जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, अफवाह फैला
वैमनस्यता पैदा करते हैं। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ये तो मान रहे हैं माहौल बनाओ। कि जनसत्य न्यूज पर जिस चर्चा हो रही है कहीं हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक का नहीं हो रहा है, एक वस्तुस्थिति और तथ्यात्मक दी जा रही है कि कन्वर्जन के कई मामले आए हैं पुलिस के सामने, उसके और ईसाई कन्वर्जन का मामला वहां पर दिखा है। विपिन शर्मा है कि मैं भी कह रहा हूं कि इसको सांप्रदायिक रूप तो दिया ही नहीं जाना चाहिए। से एक भीड़ को कुछ पुलिसकर्मी टैकल कर रहे थे और किस तरह से लिंचिंग का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने दिख रहा है। वास्तव में इस घटनाक्रम के मायने हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात आप देखा है और संदेह के घेरे में सारी बातें हैं कि लॉकडाउन में इतने दंगाई हो गए, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस की कार्रवाई देखिए, पुलिस मूकदर्शक बन के बैठे, लाठियां ली लोगों ने, दंगाइयों ने, और मारपीट करी। और जिस तरह से ये वीडियो अपने दिल दहलाने वाला है, देखिए मानवता को कलंकित कर दिया इसने, शर्मशार। और सबसे बड़ी बात देखिए, सांप्रदायिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भले ही उसमें आवर्जन चल रहा था, वो एक अलग पहलू है। देखिए, वो सिर्फ एक, ये आप बोले कि महाराष्ट्र में कई जगह होता होगा और कई देश में कई भागों में होता होगा, विश्व में हर जगह चलता है। इस समय आप ये देखें, सबसे बड़ी बात कि पुलिस की लापरवाही दूरदर्शन बनी रही, मुद्दा वो है। और सबसे बड़ी बात कि मैं जिसे अंग्रेजी में रीड बिटवीन द लाइन्स, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान की भी अगर आप बात, उद्धव ठाकरे अपनी जगह जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। उन्होंने बोला भाई कार्रवाई हो रही है, जिसे आप यही उम्मीद करते हैं, लेकिन होनी भी चाहिए और कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई होना। जो 5 हैं उनके मास्टरमाइंड्स वो गिरफ्त में है, उसके बाद और भी कार्रवाई, और भी जो। विपिन जी, हम आपसे इस पे बाद में बात करेंगे। महाराष्ट्र के भाजपा मंत्री अमरजीत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, बात उठा दिए, कौन लोग थे, किस तरह से थे, पुलिस की क्या भूमिका, ना चाहूंगा। इस बात पर मुझे आपत्ति है कि एक संदिग्ध जो वहां नाम नहीं लेना चाहूंगा, वास्तव में इस पूरे बयान में क्या बातें पूर्व मुख्यमंत्री ने की? अमरजीत मिश्रा जी, देखिए, बात बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने जो एक बात कही कि उसमें कोई सांप्रदायिक है, तो मैं आपसे एक निवेदन के साथ ये बताऊंगा कि माननीय प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जो प्रश्न था, उन्होंने कहा कि राष्ट्र में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। नहीं कहा कि किसी हिंदू ने मारा, कि मुसलमान ने मारा, कि कैसे मारा। ये सांप्रदायिकता, चोर की दाढ़ी में तिनका वाले जो लोग हैं, उनको चाहिए कि जब महाराष्ट्र में सांप्रदायिकता की बात नहीं है कि साधु, जैसे अशोक जी ने कहा कि उनके काल में, तो उसमें ही एक सफाई है कि साधु अवज्ञा के फल जराई नगर अनाथ के। मुझे बताइए कि साधु जा रहा था, उस बीच रास्ते में पुलिस ने उसको पुलिस के संरक्षण में, और जब हम उसके कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाते हैं, सांप्रदायिकता का रंग न दे, मर्जी लोग पकड़े जाते हैं, तब लोग सलमान का नाम मत लो, और जब साधु पकड़े जाते हैं तो हमने तो कहा ही नहीं उनको सांप्रदायिकता। मैंने कहा कानून की स्थिति, पूरे लोगों को पीटा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात अमरजीत जी ने की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, सांप्रदायिकता का कोई रंग रूप नहीं दिया जा रहा है, लेकिन और वहां की पुलिस जी अगाई साहब कुछ और बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए। नहीं, अभी मिश्रा जी ने कहा तो मैं मिश्रा जी को बताना चाहता हूँ, यही बात है कि आपने कोई ऐसी बात नहीं कही, माननीय फडणवीस जी ने, हमारे यहाँ सांप्रदायिकता की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी अशोक जी स्वयं इस बात पे इंगित कर रहे थे, बांग्लादेशी रहते हैं वहाँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, ये दोनों चीजों में विरोधाभास है। विक्रम जी, कम से कम एक देवेंद्र जी की सरकार गई है और उद्धव जी ने सरकार को संभाला है, यहाँ एक वातावरण बना है और सब लोग
इस टाइम पूरे विश्व के लड़ रहे हैं और कोरोना से लड़ने के लिए आज महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। इस प्रकार की घटना को कोई रंग या रूप दिया जाता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अगाई साहब, हम किस समय प्रकार अगाई की साहब, चर्चा करना चाह रहे हैं। उद्धव की आप तारीफ कर रहे हैं और मानते हैं कि उन्होंने बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम एकदम सही एक्शन लिया है। अगाई साहब, अब आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं कि जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इतनी जल्दी क्विक एक्शन उन लोगों उनके सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है। मैं तो आपके माध्यम से उद्धव जी से अनुरोध करना कोर्ट के अंदर इनको जल्द से जल्द सजा मिले, जिससे पूरे देश के अंदर एक उद्धव जी ने इस कानून को जो है माना और कानून का पालन करवाया, लोगों को सजा मिली। मैं अनुरोध करूंगा अपने पीसीआर टीम से कि ऐसे, क्योंकि उनका जुड़ना इस समय बहुत जरूरी है, कुछ सवालात हैं और वो करेंगे रूप से, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन मैं सुधा जी के पास पहुंचू उसके पहले उद्धव साहब को क्लीन चिट प्रश्न और तारीफ समय अघाई साहब कर रहे हैं, अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो बात बोली है मैं वहीं से शुरू करता हूं कि आज जिनकी प्रशंसा की ऐसे मुख्यमंत्री जी की, पूरे देश के जितने मरीज हैं उसमें सर्वाधिक मरीज महाराष्ट्र में हैं। मरीज महाराष्ट्र में, उसमें सर्वाधिक मरीज मुंबई में है, जिसकी बुलंद करते रहते शिवसेना, उस शिवसेना के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और जिनको ये क्लीन चिट दे रहे हैं कोरोना के मरीज है। और इतना ही नहीं, वो कोरोना के मरीज ज्यादा बताती है, राज्य सरकार कम बताती है। ऐसे लोगों जी, कोरोना पर हम रोज और कुछ ही मिनट पहले हम कोरोना पे चर्चा कर रहे थे, इस मॉब लिंचिंग की है और मध्यकालीन समय के तय करते हुए एक निरीह साधु को मारे जाने पर चर्चा हो। मैं प्रश्न पर आ रहा हूं, मैं उसी प्रश्न पे आ रहा हूं। मैं कह रहा था कि जिस तरह से मंत्री की तारीफ कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जो इस घटना की जानकारी भी, नेता प्रतिपक्ष ने पहले बोला इस बारे में, कोई मंत्री आज की पत्नी 2 छोटी बच्चियों के पास नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी के भैया और मैं अभी जाकर लौटे हैं उनके पास से। वो छोटी छोटी बच्चियों का उसके यहाँ कमाने वाला एकमात्र शख्स जा चुका है, उसके बारे में सरकार संवेदनशील सरकार है और ऐसी सरकार को कहीं भी। अशोक, राजनीति की विडंबना देखिए कि 2 भाई एक विचार और क्या विरोधी बातें। आप मुस्कुरा रहे हैं, कहिए कुछ अमर क्रिया पर। देखिए, ऐसा है कि अब इसमें मेरी हिस्सा नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से घटना हुई है इसको लेकर है कि शादियों की जिस तरीके से पीट की हत्या होती है और जब वो पुलिस को पकड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए, और पुलिस का जो व्यवहार है, इसको इसलिए दोषी नहीं मान रहा हूं कि वो ग्रामीण सेक्टर है, वहां 2 या 5 पुलिस ज्यादा में डंडे से ज्यादा हथियार भी नहीं होगा। अगर पुलिस वहां रिस्क लेती तो हो सकता था कि पुलिस को भी अपनी जान गंवानी पड़ती, लेकिन पुलिस की थोड़ी सी कमी वहां मैं इसलिए बोलूं तो एक्स्ट्रा, क्योंकि बॉर्डर पर था, एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगा सकती थी, वायरलेस से बात कर सकती थी। कम्युनिकेशन के गैपिंग के चलते इन 3 लोगों की निर्मम हत्या, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जांच का विषय है कि अब उस गांव में जो भी लोगों से कम्युनिटी के आते हैं, ये तो दूसरा जांच का भी, हालांकि गिरफ्तारी हो गई है को। अब ये जांच का विषय है कि आखिर वो लोग क्यों दोनों साधुओं की पुलिस क्यों इस काम में पूरी तरीके से फेल नजर आई। इस पर तो फिलहाल अभी सबसे पहले उसके अंतिम, जब तक उसके जांच पर रिपोर्ट नहीं आ जाती कि आखिर क्या सिर्फ चोर समझ के मारा या कुछ इंटरनल और कुछ था, ये तो लगभग 12 घंटे से जो भी चर्चाएं समाचार माध्यमों पर में यही स्वरूप देने की कोशिश की जा रही थी, कम से कम जनसत्य न्यूज पर जो सच है। अगर इसका रूप सांप्रदायिक नहीं है तो स्वराज जी आप क्या कहना चाहेंगी? साधुओं की निर्मम क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो लोग गुमराह हैं, कुछ लोगों जा रही है कि वो साधु बच्चे चुराते थे। अरे तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट था कि वो बच्चे चुरा रहे थे? पहली बात तो मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगी। चलिए अगर आते हैं तो पुलिस को अपना काम करना चाहिए था। और उद्धव ठाकरे जी, जैसा कि अभी आपने कहा, सांप्रदायिकता की तो बात ही नहीं है, बात धर्म परिवर्तन की है और लोगों को इसका दूसरा रूप दिखाया जा रहा है। साधु की कोई जात नहीं होती, जिस प्रकार की कोई जात नहीं होती, स्त्री की कोई जात नहीं होती, उसी प्रकार से साधु की भी कोई जात नहीं होती। तो साधु तो सांप्रदायिकता में आता ही नहीं, पर चूंकि वहां धर्म का था वो बहुत जोरों से चल रहा था। थोड़ा मैं स्पष्ट चाहूंगा और जानना चाहूंगा। और जिस चल रहा है, बिल्कुल सहमति है और सहमत होना ही चाहिए। भीड़ का भी कोई धर्म नहीं होता, तो फिर सांप्रदायिक रूप कैसे? तो सांप्रदायिकता का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता की बात कहां से आ गई? लेकिन जिस प्रकार से इतने सारे लोगों की भीड़ ने उन साधुओं को बेरहमी से पीटा है, बचा करके ड्राइवर ने पुलिस को कॉल किया। आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर किस तरीके से बुजुर्ग साधु 75 साल के नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता और उनका कोई विवेक नहीं होता, और जिसके उसकी प्रतिक्रिया या क्रिया क्या होती है वो आप विजुअल में आ रहे हैं, वो देख सकती हैं। फिर तो मामला कानून व्यवस्था का है। वो महाराष्ट्र पुलिस मानी जाती है किसी भी घटनाक्रम को टैकल करने के लिए, उसे वो नहीं टैकल कर पाई, ये तो सवाल उठता है। और उस पर अगर आती है और मुख्यमंत्री उस संबंध में बयान देते हैं तो मुद्दा यहीं समाप्त होना चाहिए। इस मॉब लिंचिंग की और उसके तरीके पर तो सवाल उठाए जाते रहेंगे, आखिर में भीड़ इतनी उग्र क्यों हो गई? असीम बकार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बकागत है, कम से कम जनसत्य न्यूज पर मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे और आगे सांप्रदायिक पॉइंट्स नहीं देखे जा रहे हैं। हमारे सभी विशेषज्ञ चाहेंगे। बकार साहब, आपकी बात नहीं समझ पाया मैं, बात क्या कहना चाह रहे हैं? असीम बकार साहब, आपकी बात समझ नहीं पाया मैं, क्या कहना चाह रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। हम फिर मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिश्रा जी, उद्धव सवाल उठाना हाँ मैं सुन पा रहा हूं, आप कहने क्या चाह रहे हैं मैं समझ विपक्षी नेता हैं, लेकिन पुलिस पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद चर्चा में किस व्यक्ति का और कौन सा वो तत्व है, क्या लिंक है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस साहब नाम नहीं लेना चाह रहे थे? वो क्या संकेत था? है कि आज जिस तरह से ये घटना हुई और हमें कहीं भी ये नहीं लगता कि सरकार नाम की चीज, अभी 3 दिन पहले जब लोग जुटे थे पूरे बांद्रा में, हेलो, आप अपनी बात रखते रहिए सर। तो पिछले दिनों जब लोग जुटे थे तब भी ऐसा लगा था कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, और आज भी जब ये घटना हुई लोग कहते हैं कि बच्चे चुराने वाले, ये लीपअप होती है। 70 साल का बुजुर्ग संत वो बच्चा चुराने का उस आदिवासी इलाके की सड़क से जाएगा, पुलिस उसको रोक गांव वालों के हवाले कर देगी और उसमें फिरका परस्त लोग इस तरह से आएंगे। पुलिस के सामने जिस आपने फिर इस्तेमाल किया सैयद असीम बकार साहब, कुछ सवाल क्यों किए जा रहे हैं? देखिए ये लोग इस घटनाक्रम के संदर्भ में हो जा रहे हैं और जवाब की तलाश की जा रही है। फिर देखिए पूरे महाराष्ट्र में केवल बांद्रा में ही क्यों हुआ ऐसा? बांद्रा में ही लोग
गांव जाने वालों के लिए बांद्रा से कोई ट्रेन दोपहर में नहीं थी, शाम को नहीं थी। वो एलटीटी से होती, वो ट्रेनें बीटी से होती, दादर से होती, कल्याण से होती, बांद्रा में, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक ज्यादा रहते। अच्छा, अल्पसंख्यक घूम फिर के तो आप फिर वहीं आ रहे हैं, फिर वही बात शमी अघाई साहब कहना चाहते हैं आप। विक्रम जी, मैं बार बार विरोध कर रहा हूं, और मिश्रा जी, मुझे लगता है कि उनकी सरकार चली गई है इसलिए है, क्योंकि अगर उनकी सरकार रहती और उनकी सरकार में रहते अगर इस तरह की घटना की वजह कुछ और होती। लेकिन जिस प्रकार से भी उन्होंने बांद्रा का जिक्र किया, कि बांद्रा हो जब वो घटना घटी थी और उसका जो आरोपी विनय दुबे को अगर परेशान नहीं होते तो जेल भेजा, और इसके लिए आज मुझे कहते हुए इस बात का दुख होता है, और जब रहे होते बाला साहेब ठाकरे की आज हमको याद आ रही है, अगर वो राजनीति नहीं होती। दूसरों को सुनना सीखिए मिश्रा जी, आप जो कह रहे हैं वही सब सही नहीं है। मेरा अनुरोध यह है कि आप अपने माइंडसेट को बदलने का प्रयास करिए कि जो भी घटना हो वो घटना का वास्तविक पटाक्षेप होना चाहिए, सब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो। आप जब फिरका परस्त की बात करते हैं तो आपकी इन बातों से परिलक्षित होता है कि आप किस माइंडसेट से इस बात को कह रहे हैं। बांद्रा में किसी मुसलमान नेता ने नहीं बुलाया था, जो आप कह रहे हैं कि बांद्रा क्यों पहुंचे, ना किसी लीडर ने कॉल किया था। आप उसमें सांप्रदायिकता ढूंढते हैं। आपने हमेशा ही काम किया है कि देश में बंटवारा करो। भारतीय जनता पार्टी शासन में भी पुलिस की कस्टडी में हजारों जगह मॉब लिंचिंग हुई है हिंदुस्तान के अंदर। कुछ सवाल विपिन साहब करना चाह बात रहे नहीं हैं। निकली। अघाई साहब, अब कुछ सवाल विपिन साहब करना चाह रहे हैं, हो सकता है उसका जवाब आपको देना पड़े। जी, मैं ठीक सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहूंगा। पहली बात कि हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बोलने वाले आज खामोश हैं। जब हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बोला जाता था, बाहर के विदेशी पेपर बोलते थे देखिए हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया था। उन्होंने बोला गौ रक्षा के नाम पे जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसको मैं माफ नहीं करूंगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज वो खामोश कहां बैठे हुए हैं? इसका जवाब, पहली बात, जो मैं तो इसको सूडो ब्रिगेड बोलूंगा, और इसमें आप चाहे एनजीओ की बात करें, जो अपने लिबरल माइंडेड लोग हैं वो कहां खामोश हैं? अवार्ड वापसी ब्रिगेड कहां पर है? आज वो शोर हल्ला हो हल्ला क्यों नहीं मचा रहे? कानून हाथ में लेने का हक किस दिया इन लोगों को? दूसरी बात, लॉकडाउन था। दूसरी बात, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है ये सुनकर कि आप पुलिस को कैसे क्लीन चिट दे देंगे। नजीर अच्छी ये पेश करनी चाहिए थी, वो पुलिस अगर जख्मी होते बचाते हुए उन साधुओं को या लोगों को, तो वो अच्छी नजीर होती। अब विपिन शर्मा जी थोड़ा सा कूल डाउन होइए। अगर सवाल तो ये हैं और मौजू हैं, इसका जवाब मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं मुस्लिम विकास परिषद के। हाँ, बड़ी अच्छी बात कही कि आज वो ब्रिगेड कहाँ है जो लिंचिंग का नारा देकर देश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मुखमंडल से पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि अगर के नाम पर किसी की लिंचिंग होती है तो वो सच्चा गौभक्त नहीं है। उसके पश्चात भी देश के अंदर मॉब लिंचिंग बंद नहीं हुई श्रीमान। दूसरी बात, आप सुनकर की इसकी बात करते हैं तो भाई साहब ये स्थितियां परिस्थितियां तो बनाई बैठती हैं। जिन लोगों ने अवार्ड वापसी गैंग की आप इसकी बात कर रहे हैं वो आज भी मुखरे होकर बात कर रहे हैं, और पुलिस की आज जो बात वाले भी घायल हुए हैं वहां पर। अब ये बात दूसरी है कि कोई हताहत नहीं हुआ, उसमें मिलती कि उसमें भी कोई पुलिस के आदमी की कैजुअलिटी हो जाती, तब आप ये मानते कर्तव्यपरायण का परिचय दिया। 4 पुलिसमैन भी घायल हुए हैं श्रीमान, आप। लेकिन आज सवाल ये नहीं है, आज सवाल ये है कि देश के डालनी चाहिए। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अपने कर्तव्य का पालन याद रखना चाहिए। मरे हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, सिख ईसाई मरे, कोई भी मरे, लेकिन भारत की इंसानियत है, इंसानियत को बचाने के लिए काम होना चाहिए। हमें बात आपने कही है, उनका खिलौना नहीं बनना चाहिए। अब तो कम से कम वो शब्द जब आप मान ही रहे थे कि कोई भी मामला, शमी साहब ने एक बात, पुलिस वाले घायल थे हुए, कहां से आ गया? 4 पुलिस वाले
4 पुलिस वाले घायल हुए, ऐसा समीर साहब ने कहा। मुझे पता नहीं कि उनकी क्या इंटेलिजेंसिया है, कहां से उनको ये पता चला कि घायल हुए हैं। वहां पर मौजूद मिश्रा जी अखबार के हाँ? माध्यम से कौन से अखबार में आया है? पुलिस वाले भी घायल हुए। किसी अखबार में? मैं इसकी जानकारी वरिष्ठ पत्रकार से लेता हूं और पूरे तथ्य को स्पष्ट तौर पर बताएंगे। कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं? कोई वाला घायल नहीं हुआ है, किसी पुलिस वाले ने उनसे लड़ाई नहीं, केवल। मिश्रा जी आप थोड़ा सा शांत रहें, क्योंकि आप भाजपा के सर, आप क्योंकि समीर भाई साहब उस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। अशोक शुक्ला कर्मी घायल हुए हैं। देखिए, अभी तक मेरे पास जो जानकारी है और जो मुख्यमंत्री की पीसी हमने बाकायदे सुनी हुई है और वहां पर जो अपना रिपोर्टर है उसकी बातचीत हुई है, बीच बचाव पुलिस कर्मी करते हुए देखे जा सकते हैं और कैमरा भी झूठ नहीं बोलता। फिर आवाज में कुछ समस्या आ रही है। शमी अगाई साहब, मैं आपको जानकारी दे दूं, मैंने डिबेट के पहले पूरी जानकारी ली थी, कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। पहले तो आप करेक्ट करिए अपने आप को। कोई घायल नहीं हुआ है और हमेशा सही जानकारी दी जानी चाहिए और कम से कम मैं स्तर पर इसी तरह की परिचर्चा की अपेक्षा करता और हूं। किसी को खून नहीं चाहिए था, किसी को खून खराबा होता। विपिन जी कि आपने जो बात बोली की तभी हमारे संतुष्टि होती। हम और शांति चाहते हैं। विपिन जी प्लीज। बिल्कुल हाँ, मेरी अगर ये अधूरी जानकारी है तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। निश्चित रूप से इसकी पुलिस से अपेक्षाएं होती हैं और पुलिस ऐसा नहीं कर पाई, ये तो अमरजीत मिश्रा भी कह रहे हैं और यही बात कम से कम अशोक शुक्ल भी बोल रहे हैं और विपिन शर्मा भी। कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो लिंचिंग को लेकर के देश में समय पर उठते रहे हैं और सुधा भारद्वाज भी वही बात कहती रही हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इस लिंचिंग के आड़ में जो सामुदायिकता की धारा खोजी जा रही थी वो नहीं है। कोरोना से हम लड़ रहे हैं इस समय इस देश में, और कोई लड़ाई हमें नहीं चाहिए। कम से कम इस हृदय विदारक दृश्य का और इस पूरे घटनाक्रम का हम विरोध करते हैं और हम स्वागत करते हैं वहां के मुख्यमंत्री के प्रयासों का कि सभी आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके आड़ में कोई ऐसा खेल न खेला जाए कि कोरोना से बड़ी जंग कहीं हम मुश्किल न पड़ जाएं। फिलहाल जनसत्य न्यूज के इस डिबेट में इतना ही। अगर आपको ये डिबेट पसंद आया हो और पालघर के घटनाक्रम के बारे में आपको सही जानकारी मिली हो तो प्लीज आप हमारे डिबेट को अगर लाइक कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और खूब लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।